हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 6 या अनसॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6। तो पढ़ते हैं, समझते हैं कि उन्होंने क्या दिया है। तो वो कह रहे हैं फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता एंटरप्राइजेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू। तो वो कह रहे हैं सिंपल कि गीता एंटरप्राइजेस ने आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, राइट। इस ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज एडजस्टमेंट को बेस लेके हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो फटाफट पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं, फिर एडजस्टमेंट पढ़ के टिक मार्क करते हैं। तो मैं फर्स्ट पेज पर एज यूजुअल ड्रॉ कर रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ऊपर मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस, ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर सेकंड पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2019। तो ये हमारा 2 पेजेस का एज यूजुअल फॉर्मेट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द फर्स्ट पेज एंड बैलेंस शीट ऑन द सेकंड पेज। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे एंड उन एडजस्टमेंट्स के लिए ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पर टिक मार्क करेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में उन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 March वाज ₹7,100 एट कॉस्ट प्राइस एंड 7,500 एज मार्केट प्राइस। तो फिर से यहां पर हमें क्लोजिंग स्टॉक की 2 प्राइजेस दी है, एक है कॉस्ट प्राइस, दूसरी है मार्केट प्राइस। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक को सॉल्व करेंगे तो दोनों में से छोटी प्राइस उठाएंगे और उसका डबल इफेक्ट देंगे। बट माय क्वेश्चन इज कि क्या क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें ट्रायल बैलेंस पर कहीं पर टिक मार्क करना है? आंसर इज नो। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नंबर 1 के लिए हमें ट्रायल बैलेंस पर कहीं पर भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो अभी एडजस्टमेंट 1 को छोड़ दो, एडजस्टमेंट 2 पर आ जाओ। एडजस्टमेंट 2 में उन्होंने कहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ₹125 स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग। तो वो कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में से ₹125 इज पर्सनल ट्रैवलिंग, नथिंग बट आपने ट्रैवलिंग के लिए जितने पैसे खर्च किए उसमें से ₹125 आपने पर्सनल यानी कि खुद के ट्रैवलिंग पे, खुद के मतलब किसके, बिजनेसमैन के खुद के पर्सनल ट्रैवलिंग पे खर्च किए। तो जो पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए आपने पैसे खर्च किए इट विल बी टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में से ₹125 आपने पर्सनल यानी कि जो बिजनेसमैन है उसके प्राइवेट पर्सनल जो कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग नहीं है उसके लिए खर्च किए, तो इस ₹125 को हम कहेंगे एज ड्रॉइंग्स। तो आप सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में क्या करो, 125 को अंडरलाइन करो एंड उसके सर के ऊपर लिखो ड्रॉइंग्स। एंड इसके लिए जस्ट पुट अ टिक मार्क ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रायल बैलेंस पे पुट अ टिक मार्क ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इसे सॉल्व कैसे करना है, एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते हैं। अभी टिक मार्क सिर्फ कहां पर करना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर, राइट। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3, ₹175 are to be written off as bad debts which were due from Mr. Ashok, a debtor, and RDD 5% to be maintained on debtors। तो फिर से यहाँ पर दो एडजस्टमेंट से, एक वो कह रहे हैं ₹175 को एज अ बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करो एंड दूसरा जो बचे हुए डेटर्स है उसमें 5% RDD प्रोवाइड करो। तो एज यूजुअल बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी के एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डेटर्स पे 2 टिक मार्क देंगे। तो आपको सबको डेटर्स दिख रहा है क्या, तो सन्ड्री डेटर्स पे 2 टिक मार्क्स दे दो, 2 टिक मार्क ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। एडजस्टमेंट में जो बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी दिए दैट इज न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी। तो न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी के लिए हमने क्या किया, सन्ड्री डेटर्स ट्रायल बैलेंस पे 2 टिक मार्क दिए। अब फिर से चेक करो आपके ट्रायल बैलेंस में क्या पहले से ही बैड डेब्ट्स है, आंसर इज यस, आई कैन सी बैड डेब्ट्स। तो उस बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दे दो एंड फिर से चेक करो कि ट्रायल बैलेंस में क्या पहले से ही RDD that is nothing but reserve for bad and doubtful debts है क्या, आंसर इज यस। तो उस रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स पे भी हैशटैग दे दो। तो फॉर एडजस्टमेंट नंबर 3 जिसमें बैड डेब्ट्स एंड RDD की एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट के लिए मैंने सन्ड्री डेटर्स पे 2 टिक मार्क दिए, बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दिया एंड RDD पे हैशटैग दिया, राइट। एज यूजुअल जैसे हमने इससे पहले सॉल्व किया उसी प्रकार से मैंने टिक मार्क किया। सॉल्व कैसे करना है बाद में देखते हैं जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। फिर एडजस्टमेंट 4 उन्होंने कहा है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज वेल एज ऑन क्रेडिटर्स टू बी मेंटेन। तो यहां पर फिर से 2 एडजस्टमेंट है, एक है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड दूसरा है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। मतलब आपको डेटर्स पर भी डिस्काउंट प्रोवाइड करना है या डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना है एंड आपको क्रेडिटर्स पे भी डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस एडजस्टमेंट के लिए मैं डेटर्स पे एक टिक मार्क करूंगा क्योंकि देयर इज अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड ऑन क्रेडिटर्स, 2
दो एडजस्टमेंट्स है कि डेटर्स पे भी डिस्काउंट के लिए रिजर्व बनाओ एंड क्रेडिटर्स के ऊपर भी रिजर्व बनाओ फॉर डिस्काउंट। तो मैं सन्ड्री डेटर्स पे एक टिक मार्क करूंगा एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स पे भी एक टिक मार्क करूंगा। तो ऑलरेडी जो हमारे पास सन्ड्री डेटर है उस पर टिक मार्क करो एंड क्रेडिटर्स पे भी एक टिक मार्क करो। तो सन्ड्री डेटर्स पर टोटल 3 टिक मार्क्स हुए एंड क्रेडिटर्स अभी सिर्फ हमें रिजर्व फॉर डिस्काउंट उस पर प्रोवाइड करना है, तो क्रेडिटर्स पे देयर इज ओनली 1 टिक मार्क। तो एडजस्टमेंट 4 के लिए मैंने क्या किया, डेटर्स पर एक टिक मार्क इंक्रीज किया एंड क्रेडिटर्स पे एक टिक मार्क दे दिया, राइट। तो एडजस्टमेंट 4 के लिए डेटर्स पर एक, क्रेडिटर्स पर एक, ऐसा ऐसा मैंने टिक मार्क दे दिया। अब एडजस्टमेंट 5 वो कह रहे प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों पर 10% से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो। तो सिंपली दोनों पे एक एक टिक मार्क करो। तो एक टिक मार्क दे दो प्लांट एंड मशीनरी पर, दूसरा दे दो फर्नीचर पर। तो प्लांट एंड मशीनरी पर एक टिक मार्क, फर्नीचर पर एक टिक मार्क, सिंपल। तो यहाँ पर हमने सारी पांचों की पांचों एडजस्टमेंट पढ़ी एंड उनके हिसाब से हमने ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क कर लिया। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ कि एडजस्टमेंट पढ़ो एंड उसके लिए टिक मार्क करो। अब अगला स्टेप क्या कहता है, अब अगला स्टेप कहता है कि ट्रायल बैलेंस के आइटम को आपके बनाए हुए फॉर्मेट में पोस्ट करो। तो मैं एक एक करके आइटम्स को पढ़ूंगा एंड उन्हें फटाफट पोस्ट करूंगा। जैसे कि फर्स्ट आइटम इज कैपिटल, उठाओ लायबिलिटी में लिखो कैपिटल की फिक्स जगह लायबिलिटी ऑन द फर्स्ट लाइन। तो कैपिटल मैंने इनर कॉलम में लिखा 50,000। कैपिटल के बाद ड्राइंग्स हम कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ड्राइंग्स में क्या कर रहा हूँ, कैपिटल के नीचे लिख रहा हूँ माइनस ड्राइंग्स 1750। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ड्राइंग्स मेरा कैपिटल नीचे बच रहा है 48,250। यस और नो। इससे पहले हमने हर एक क्वेश्चन में इसी प्रकार से सॉल्व किया कि कैपिटल हमेशा जाएगा लायबिलिटी में एंड ड्राइंग्स हमेशा क्या होगा, कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा। तो वही मैंने लिखा, पहले कैपिटल लिखा फिर उससे इमीडिएटली ड्राइंग सब्ट्रैक्ट किया एंड आंसर मैंने नीचे लिखा, राइट। कैपिटल का फाइनल आंसर एट द एंड हम बाहर निकालेंगे आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो अभी जितने भी कैलकुलेशंस होंगे ऑन कैपिटल उनका आंसर अंदर ही लिखना है। तो ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स के बाद ओपनिंग स्टॉक सिंपल उठाओ, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 8,000 सिंपल। ओपनिंग स्टॉक के बाद देयर इज परचेसेस एंड सेल्स। तो यहां पर परचेसेस एंड सेल्स की वैल्यू अलग अलग है। परचेसेस इज 16,500, सेल्स इज 22,500। बट हमें पता है जब भी क्वेश्चन में परचेसेस या फिर सेल्स हमें दिखेगा वी हैव टू क्रॉस चेक कि क्या क्वेश्चन में परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न दिया है क्या। आंसर इज यस। उसी के नीचे अगला आइटम दिया उन्होंने रिटर्न्स, 625 became your sales return and 750 became your purchase return. Purchases is debit, तो purchase return has to be credit. Sales is credit, तो sales return has to be debit. तो जो returns debit में है 625 that is your sales return and जो returns credit में है 750 that is your purchase return. तो as usual मैं क्या करूंगा, purchases से purchase return subtract करूंगा, sales में से sales return subtract करूंगा एंड आंसर में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा। तो मैं purchases and purchase return को उठा रहा हूं, ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहा हूं, टू परचेसेस 16,500 माइनस परचेस रिटर्न 750। तो माय नेट परचेसेस आउटर कॉलम में आ रहा है 15,750। तो ये परचेसेस हुआ। उसी प्रकार से सेल्स उठा रहा हूं 22,500 माइनस सेल्स रिटर्न 625। तो माय नेट सेल्स आउटर कॉलम में आ रहा है 21,875। तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मैंने ट्रेडिंग में लिख लिया। अब परचेस रिटर्न हो गया, परचेस एंड परचेस रिटर्न हो गया, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न हो गया। अगला आइटम इज कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पेड फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स। कैरेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, आउटवर्ड यानी कि सामान बेचने का खर्चा है। तो कैरेज आउटवर्ड को मैं उठा के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पोस्ट करूंगा टू कैरेज आउटवर्ड 425। कैरेज इज ट्रांसपोर्टेशन, आउटवर्ड यानी कि सामान बेचने का खर्चा। इट इज माय एक्सपेंस बट नॉट रिलेटेड टू परचेस एंड प्रोडक्शन, इसलिए मैंने P&L में लिख लिया। इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। कैरेज इनवर्ड आएगा तो ट्रेडिंग डेबिट एंड कैरेज आउटवर्ड आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कैरेज आउटवर्ड के बाद अगला आइटम है वेजेस, जिसमें दिया प्रोडक्टिव 1000 अनप्रोडक्टिव 600। तो हमने वेजेस इससे पहले बहुत बार या लगभग हर एक सम में पोस्ट किया हुआ है कि वेजेस जब भी हमें दिखता है तो वेजेस हम कहां पोस्ट करते हैं, वेजेस बिंग फैक्ट्री प्रोडक्शन का खर्चा हम कहां पर पोस्ट करते हैं, ट्रेडिंग में पोस्ट करते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर उन्होंने वेजेस के अंडर 2 आइटम्स दिए कि वो कह रहे वेजेस प्रोडक्टिव पर्पस के 1000 रुपये है और अनप्रोडक्टिव पर्पस के 600 रुपीज है। तो इट इज वेरी सिंपल लॉजिकल, जो वेजेस प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है, प्रोडक्टिव पर्पस के खर्चे हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो वेजेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो मैं लिखूंगा ट्रेडिंग के डेबिट में। एंड जो वेजेस यानी कि मजदूरी, लेबर को मैंने पैसा पे किया बट उन्होंने अनप्रोडक्टिव काम किया, लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिस की साफ सफाई थी
राइट, कि ऑफिस का कुछ दिवाली था तो दिवाली के पहले ऑफिस को आपने क्या किया, साफ किया, तो साफ करने के लिए आपने लेबर अपॉइंट किया और उस लेबर को आपने 600 रुपये पे किया। बट जो ऑफिस की साफ सफाई है, इज इट अ प्रोडक्टिव एक्सपेंस? आंसर इज नो, इट इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, खर्चा है, राइट, लेबर को पे किया यानी कि वेजेस है, बट ये जो 600 रुपये वेजेस है इज अनप्रोडक्टिव। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस में कहाँ पर पोस्ट करूंगा? मैं सिंपली अनप्रोडक्टिव वेजेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करूंगा, बिकॉज वेजेस पेड फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस। तो अनप्रोडक्टिव पर्पस के खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। जो प्रोडक्टिव पर्पस के खर्चे है, नथिंग बट जो खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग में लिखते हैं, जो खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर वेरी क्लियरली उन्होंने कहा है कि वेजेस में से जो प्रोडक्टिव वेजेस है वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाने दो, एंड वेजेस में से जो अनप्रोडक्टिव वेजेस है उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाने दो। तो प्रोडक्टिव वेजेस को उठा के मैं ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहा हूं, टू प्रोडक्टिव वेजेस ₹1000, एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस को उठा के मैं P&L के डेबिट में लिख रहा हूं, टू वेजेस अनप्रोडक्टिव 600 या टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 600। इज दिस क्लियर? सिंपल इजी। जब भी हम कोई खर्चा पोस्ट करते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये खर्चा अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में लिखो, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो। तो वेजेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है ट्रेडिंग के डेबिट में चले गए, और जो वेजेस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो P&L के डेबिट में चले गए। सिंपल। तो वेजेस हो गया। वेजेस के बाद अगला आइटम है सैलरी। सिंपल, उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो, टू सैलरीज 1000। सैलरीज के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सिंपल खर्चा है, उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनर कॉलम में 1125, देयर इज अ टिक मार्क, इसलिए उसे मैंने इनर कॉलम में लिखा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद अगला आइटम है ट्रेड एक्सपेंसेस। कौन सा आइटम है? ट्रेड एक्सपेंसेस। तो इस ट्रेड एक्सपेंसेस आइटम को स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं बताने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, तो अच्छे से ध्यान से इसे सुनो, समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। कि जब भी क्वेश्चन में आपको ट्रेड एक्सपेंसेस नाम का आइटम दिखेगा, आपको इमीडिएटली आपका पूरा क्वेश्चन ऊपर से नीचे स्कैन करना है। पूरा क्वेश्चन मतलब सिर्फ ट्रायल बैलेंस ऊपर से नीचे स्कैन करना है, एंड आपको चेक करना है कि क्या क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम का कोई आइटम है क्या। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। जब भी आपको ट्रेड एक्सपेंसेस नाम का आइटम क्वेश्चन में यानी कि ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, तो उस आइटम को पोस्ट करने से पहले, ट्रेड एक्सपेंसेस को आपके फॉर्मेट में पोस्ट करने से पहले यू हैव टू चेक कि क्या क्वेश्चन में पहले से ही सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस आइटम है क्या। क्या कह रहा हूं कि जब भी ट्रेड एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो बचे हुए क्वेश्चन में चेक करो, स्कैन करो एंड चेक करो कि क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम का कोई आइटम दिया है क्या। अगर दिया है तो हमें आगे देखना पड़ेगा कि ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पर पोस्ट करना है, कि ट्रेड एक्सपेंसेस को आपको फॉर्मेट में पोस्ट करना है, बट ट्रेड एक्सपेंसेस का पोस्टिंग डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो उसका पोस्टिंग कुछ अलग तरीके से होगा, बट अगर क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं है तो पोस्टिंग कुछ दूसरे तरीके से होगा। तो दैट वी हैव टू लर्न टुडे, कि जब भी क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यार ट्रेड एक्सपेंसेस है, अब क्या करना है, तो आई हैव टू चेक कि क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस है क्या। तो यस, यू कैन सी देयर इज अ सन्ड्री एक्सपेंस इन द क्वेश्चन 225। तो ये जोड़ी याद रखो, ट्रेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कि अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपको ट्रेडिंग डेबिट में लिखना है एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, कि क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ अगर आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम का कोई आइटम क्वेश्चन में दिया है तो वो आपको ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस को P&L के डेबिट में लिखना है। मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस दो अलग अलग जगह पर पोस्ट करने हैं। बट मान लो अगर क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस होता ही नहीं, क्वेश्चन में अगर सन्ड्री एक्सपेंसेस होता ही नहीं तो फिर ट्रेड एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करते हैं। ध्यान से सुनो, फिर से मैं क्या कह रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस दिया जाएगा तो यू हैव टू चेक इन द रिमेनिंग क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस है। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ सन्ड्री एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में है तो ट्रेड एक्सपेंसेस को उठाओ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस को उठाओ P&L के डेबिट में लिखो। ये क्लियर है। बट अगर क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस होता ही नहीं, क्वेश्चन में पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं पर सन्ड्री एक्सपेंसेस होता ही नहीं, तो मैं सिंपली ट्रेड एक्सपेंसेस को उठाता एंड उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखता। तो क्वेश्चन में सिर्फ अगर ट्रेड एक्सपेंसेस ही है,
सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बट अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस दोनों है तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सन्ड्री एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, एज सिंपल एज दैट। तो चाहिए तो फिर से इतना पार्ट जो सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस पे मैंने डिस्कशन किया उसे चाहिए तो रिपीट रिवाइज करके देखो। तो अभी करना क्या है, तो मैंने पहले तो मुझे पता चला कि देयर इज अ ट्रेड एक्सपेंसेस, तो मैंने क्या किया फर्स्ट स्टेप कि ट्रेड एक्सपेंसेस दिखते हुए वक्त मैंने क्या किया, जैसे ही ट्रेड एक्सपेंसेस दिखे तो मैंने क्या किया, चेक किया कि इज देयर एनी सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो यस आंसर इज यस सन्ड्री एक्सपेंसेस है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस उठाओ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो, सन्ड्री एक्सपेंस उठाओ P&L के डेबिट में लिखो। तो वही मैं कर रहा हूँ, ट्रेड एक्सपेंसेस को उठा के ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहा हूँ टू ट्रेड एक्सपेंसेस 325 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस उठा रहा हूँ P&L के डेबिट में लिख रहा हूँ टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 225। तो ये और एक जोड़ी याद रखो, ट्रेड एक्सपेंसेस दिखते ही आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस होता ही नहीं, क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस होता ही नहीं तो मैं ट्रेड एक्सपेंसेस P&L में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखता। बट क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस भी है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ऊपर जाएगा एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस नीचे जाएगा। बट अगर मान लो क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस है ही नहीं, क्वेश्चन में केवल सन्ड्री एक्सपेंस, तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही आएगा। तो क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस हो या ना हो, क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस हो या ना हो, सन्ड्री एक्सपेंसेस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। बट अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस है तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ट्रेड एक्सपेंसेस अगर एक लोते ही क्वेश्चन में है, पूरे ट्रायल बैलेंस में देयर इज ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस, दे हैव नॉट गिवन यू सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बट अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ सन्ड्री एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में जाएगा। गेटिंग इट? तो ये फिर से चाहिए तो रिपीट करके देखो। तो ये आपको जोड़ी बनानी है, ट्रेड एक्सपेंसेस दिखते ही यू हैव टू चेक सन्ड्री एक्सपेंसेस है या नहीं। अगर है सन्ड्री एक्सपेंसेस तो ट्रेड एक्सपेंसेस ऊपर लिखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस नीचे लिखो। बट अगर ट्रेड एक्सपेंसेस है एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंसेस यू हैव टू राइट इन P&L अकाउंट डेबिट। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद अगला आइटम है फ्यूल एंड कोल। सिंपल, फ्यूल एंड कोल का यूज कहाँ होगा, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का खर्चा हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो फ्यूल एंड कोल को मैं उठा के ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहा हूँ टू फ्यूल एंड कोल 250 रुपीज। फ्यूल एंड कोल का यूज होता है फैक्ट्री में फर्नेसेस या बर्नर्स को चलाने के लिए, राइट। तो मैंने फ्यूल एंड कोल को उठाया एंड ट्रेडिंग के डेबिट में लिख लिया। फ्यूल कोल के बाद अगला आइटम है डिस्काउंट। डेबिट में 460 है एंड क्रेडिट में 550 है। तो डिस्काउंट के यहाँ पर दो अमाउंट है, एक डेबिट वाली अमाउंट है, क्रेडिट वाली अमाउंट है। इस पर हम ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके हैं। डिस्काउंट जो डेबिट में है दैट इज माय लॉस और जो डिस्काउंट क्रेडिट में है दैट इज माय इनकम। तो जो डेबिट वाला डिस्काउंट है मैं पोस्ट करूंगा P&L के डेबिट में एंड क्रेडिट वाला डिस्काउंट में पोस्ट करूंगा P&L के क्रेडिट में। फायदा जाएगा क्रेडिट में, नुकसान जाएगा डेबिट में। जो 460 रुपीज डेबिट में है दैट इज माय लॉस, 550 रुपीज जो क्रेडिट में है दैट इज माय इनकम गेन। लॉस 460 को उठा के मैं लिखूंगा P&L के डेबिट में, 550 फायदा प्रॉफिट को उठा के मैं लिखूंगा P&L के क्रेडिट में। तो पहले मैं 460 लॉस उठा रहा हूं, लिख रहा हूं P&L के डेबिट में टू डिस्काउंट 460। उसी प्रकार में 550 रुपीज जो क्रेडिट में है दैट इज माय गेन, फायदा, उसे उठा के P&L के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय डिस्काउंट 550। तो जो डेबिट वाला डिस्काउंट है वो P&L के डेबिट में चला गया, क्रेडिट वाला डिस्काउंट P&L के क्रेडिट में चला गया। सिंपल। डिस्काउंट के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड इट। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने ट्रेड एक्सपेंसेस के वक्त डिस्कस किया एंड दोनों को पोस्ट कर लिया, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को इग्नोर करो। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद बैड डेब्ट्स पर हैशटैग है, तो हैशटैग वाला आइटम अभी हमें पोस्ट नहीं करना है, वो हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त पोस्ट करते हैं, तो इसे पेंडिंग रखो। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी। सिंपल एसेट उठा के मैंने एसेट्स में लिख लिया प्लांट एंड मशीनरी 20,000, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में लिखो। प्लांट एंड मशीनरी के बाद सिंपल फर्नीचर उठाओ, एसेट्स में लिखो फर्नीचर 5,500, इनर कॉलम एक लाइन छोड़ के डैश। तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, वेरी सिंपल आइटम्स। नेक्स्ट इज गिवन पैकिंग एक्सपेंसेस। तो दे हैव वेरी क्लियरली टोल्ड अस कि ये खर्चा है, एक्सपेंस है, बट रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू पैकिंग। तो अब खर्चा जब भी हमें दिखेगा तो व्हाट वी हैव टू एनालाइज कि ये जो दिया हुआ खर्चा है इज इट रिलेटेड टू प्रोडक्शन और इज इट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कि जो दिया हुआ खर्चा है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, दैट वी हैव टू एनालाइज। अगर खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उसे हम ट्रेडिंग के डेबिट में पोस्ट करेंगे, अगर वो खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करेंगे। तो पैकिंग एक्सपेंस, इज इट रिलेटेड टू प्रोडक्शन? आंसर इज नो। कि
प्रोडक्ट को हम पैक कब करते हैं? प्रोडक्ट बनने के बाद पैकिंग होता है और फिर ट्रांसपोर्ट में उसे हम क्या करते हैं? सेल करने के लिए भेज देते हैं। तो पैकिंग इज पोस्ट प्रोडक्शन खर्चा। पैकिंग का खर्चा हम प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं क्या? आंसर इज नो। प्रोडक्ट बनाते वक्त पैकिंग मटेरियल उसमें डालते हैं क्या? नहीं। प्रोडक्ट बनने के बाद हम उसे पैक करते हैं एंड थ्रू ट्रांसपोर्टर उसे हम बेचने के लिए गोडाउन में या फिर डीलर के पास या शोरूम में भेजते हैं। तो पैकिंग का खर्चा इज एक्सपेंस बट इट इज आफ्टर प्रोडक्शन, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। पैकिंग का खर्चा आपका खर्चा है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। खर्चा है बट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो उसे मैं सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करूंगा। तो पैकिंग एक्सपेंस उठा के मैं P&L के डेबिट में लिख रहा हूं टू पैकिंग एक्सपेंसेस 175। सिंपल। तो पैकिंग खर्चा है बट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है इसलिए P&L में आ गया। पैकिंग एक्सपेंसेस के बाद सिंपल सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर इज माय एसेट, क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी। तो सन्ड्री डेटर्स को उठा के मैं एसेट्स में लिख रहा हूं। सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में 10,090 एंड सन्ड्री डेटर्स के नीचे देखो मैंने 5 लाइनें छोड़ी। देयर आर 3 टिक मार्क्स ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो 3 टिक मार्क्स के लिए मैंने 5 लाइंस ब्लैंक छोड़ी। 3 टिक मार्क्स तो 3 का डबल इज 6 माइनस 1 यानी कि आई नीड टू लीव 5 लाइंस। तो टिक मार्क का हिसाब मैंने बताया कि लाइंस कितनी छोड़नी है? 3 टिक मार्क का डबल इज 6 माइनस 1 इज 5 लाइंस मुझे छोड़नी है अंडर सन्ड्री डेटर्स टू सॉल्व द एडजस्टमेंट। तो मैंने क्या किया? सन्ड्री डेटर्स के नीचे 5 लाइंस ब्लैंक छोड़ी टू सॉल्व द एडजस्टमेंट। अब सन्ड्री डेटर्स के साथ साथ क्वेश्चन में क्रेडिटर्स भी है। क्रेडिटर्स उठाओ, लायबिलिटी में लिखो क्रेडिटर्स 6,750 इनर कॉलम, लीव 1 लाइन पुट एरो। क्रेडिटर्स पर भी देयर इज अ टिक मार्क तो हमें क्रेडिटर्स की वैल्यू इनर कॉलम में लिखनी है। तो डेटर्स चला गया एसेट्स में, क्रेडिटर्स चला गया लायबिलिटी में। तो डेटर्स क्रेडिटर्स का पोस्टिंग हो गया। उसके बाद कैश इन हैंड, सिंपल एसेट उठाओ, एसेट्स में लिखो कैश इन हैंड 2,200। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो माई एसेट्स, उठाओ एसेट्स में लिखो इन्वेस्टमेंट 10,250। सिंपल इन्वेस्टमेंट एसेट्स में चला गया। एंड लास्ट आइटम ऑन द ट्रायल बैलेंस इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उस पर हैशटैग है तो इसका पोस्टिंग हम अभी नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त जब हमें बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी की एडजस्टमेंट मिलेगी उसके साथ साथ हैशटैग आइटम्स को हम कंसिडर करेंगे। तो वी आर डन विद द पोस्टिंग। अब पोस्टिंग के बाद हम सिंपली क्या करेंगे? एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे एंड उसे सॉल्व करेंगे गिविंग अ डबल इफेक्ट। तो एडजस्टमेंट 1 में उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है जिसकी मार्केट वैल्यू है 7,500 एंड कॉस्ट प्राइस है 7,100। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड मार्केट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड दोनों में से छोटी प्राइस कौन सी है। तो दोनों में से छोटी प्राइस है 7,100। सिंपल उसको उठाओ एंड डबल इफेक्ट दे दो, पहला ट्रेडिंग क्रेडिट एंड दूसरा एसेट। तो मैं 7,100 क्लोजिंग स्टॉक को उठा रहा हूं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,100 एंड सेकंड इफेक्ट एसेट्स में दे रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक 7,100। तो एज यूजुअल क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट पहला इफेक्ट एंड एसेट सेकंड इफेक्ट। तो पहला एडजस्टमेंट हो गया सिंपल। सेकंड एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में से 125 रुपीज आपके पर्सनल ट्रैवलिंग के खर्चे थे। तो पहले तो मुझे बताओ हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखा कहा है, तो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में लिखा है 1,125। अब वो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि जो 125 रुपीज है टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 1,125 रुपीज का, तो आउट ऑफ 1,125 रुपीज 125 इज फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग, यानी कि जो ओनर है उसने 125 रुपए पर्सनल प्राइवेट ट्रैवलिंग पे खर्च किए। तो बिजनेस से अगर आप पर्सनल प्राइवेट ट्रैवलिंग पे पैसा खर्च करते हो या बिजनेस से आप पर्सनल पर्पस के लिए पैसा खर्च करते हो तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो 125 रुपीज उन्होंने कहे हैं वो अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से मैं सबट्रैक्ट करूंगा क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं वो हम केवल बिजनेस के रिलेटेड खर्चे के लिए लिख रहे हैं या बना रहे हैं। तो आउट ऑफ 1,125 125 इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो उसे बिजनेस से खर्चे से सबट्रैक्ट करो बिकॉज दे आर रिलेटेड टू पर्सनल एक्सपेंसेस। तो पर्सनल एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते हैं। हमारा वही कंसेप्ट शुरुआत वाला कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं फॉर बिजनेस नॉट फॉर बिजनेसमैन। तो जो कुछ भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे लिखेंगे वो केवल बिजनेस से रिलेटेड खर्चे लिखेंगे। तो उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है कि जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 1,125 उसमें से 125 इज पर्सनल यानी कि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उन्हें बिजनेस के खर्चों में से सबट्रैक्ट करो। सिंपल। तो मैं क्या कर रहा हूं, 125 को उठा रहा हूं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सबट्रैक्ट कर रहा हूं, लिख रहा हूं माइनस ड्रॉइंग्स 125। तो जो बिजनेस के खर्चे हैं वो एग्जैक्टली 1,000 रुपए बाहर बचे कि ट्रैवलिंग
के खर्चे में से 125 रुपए पर्सनल है तो उसको हटा दो, तो बिजनेस के बचे कितने, तो बिजनेस के खर्चे बचे 1000। बट बिंग एडजस्टमेंट मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स का सेकंड इफेक्ट क्या होता है कि ड्राइंग्स को हम हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फिर से इस 125 रुपीज को उठा रहा हूं, मैं कैपिटल से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस ड्राइंग्स, ब्रैकेट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 125 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करके नीचे बच रहा है 48,125। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में से 125 पर्सनल थे, तो पर्सनल खर्चे मैंने बिजनेस के खर्चों में से हटा दिए। एंड ड्राइंग्स हमेशा सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम कैपिटल, तो ड्राइंग्स मैंने कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किया। सो दिस इज हाउ माय सेकंड इफेक्ट शुड अपीयर फॉर ड्राइंग्स, दैट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये मेरा डबल इफेक्ट हुआ फॉर एडजस्टमेंट नंबर 2। चाहिए तो फिर से इसे रिपीट करो, रिवाइज करो। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 उन्होंने कहा है 175 इज बैड डेब्ट्स एंड आपको 5% आरडीडी प्रोवाइड करना है। तो फिर से देयर आर 2 एडजस्टमेंट, 175 रुपीज एज अ बैड डेब्ट्स एंड 5% आरडीडी। बहुत बार सॉल्व की हुई एडजस्टमेंट है। तो पहला हमें करना क्या है, बैड डेब्ट्स को उठाना है एंड हमारे सन्ड्री डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं सन्ड्री डेटर्स के नीचे लिख रहा हूं माइनस बैड डेब्ट्स 175, तो माय नेट डेटर्स नीचे बच रहा है 9,915 कि आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ बैड डेब्ट्स अभी मेरे पास 9,915 रुपीज के डेटर्स बचे हैं। अब इन डेटर्स पर मुझे क्या करना है, 5% से आरडीडी प्रोवाइड करना है। तो सिंपल 9,915 इंटू 5% इज 495.75, 495.75 इतना आरडीडी मुझे अपने डेटर्स पे प्रोवाइड करना है। तो सिंपल मैं जो कैलकुलेटेड अमाउंट है उसे राउंड फिगर करके अपने बैलेंस शीट या डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करूंगा कि मेरे पास डेटर्स थे 10,090 के, उसमें से 175 के बैड डेब्ट्स हुए, तो 9,915 के मेरे डेटर्स बचे। उस पर 5% मुझे आरडीडी प्रोवाइड करना है विच इज नथिंग बट 495.75 इज नथिंग बट 496 एज अ राउंड फिगर। 495.75 को मैं राउंड फिगर लूंगा 496 एंड मैं डेटर्स से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं माइनस आरडीडी 496, तो माय नेट डेटर्स नीचे बच रहा है 9,419। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ आरडीडी अब मेरे डेटर्स बचे 9,419, बट इस पर और भी एक एडजस्टमेंट है तो इसलिए मैंने अमाउंट इनर कॉलम में लिखी, राइट। तो एडजस्टमेंट 3 के हिसाब से मैंने दोनों एडजस्टमेंट सॉल्व की कि पहले बैड डेब्ट्स सब्ट्रैक्ट किए, बैड डेब्ट्स के बाद मैंने आरडीडी सब्ट्रैक्ट की। तो अब सिंपली मुझे बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी का क्या करना है, सेकंड इफेक्ट देना है। तो जो हमने अभी एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी सॉल्व की, इसे मैं सिंपली न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी कहूंगा। बट न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देने से पहले आई हैव नीड टू कंसीडर ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी, यस और नो, कि न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देने से पहले मुझे ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी को कंसीडर करना है। तो कंसीडर करने वक्त मैंने क्या कहा है कि ओल्ड आरडीडी एक तरफ रखो एंड बाकी के 3 आइटम एक तरफ रखो एंड देखो कि कौन बड़ा है दोनों में से। तो ओल्ड आरडीडी अगर आप एक तरफ रखोगे तो ओल्ड आरडीडी इज 150, तो 150 एक तरफ रखो, राइट। अब बाकी के 3 आइटम्स यानी कि न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स को एक तरफ रखो, उन तीनों की टोटल करो। तो अगर मैं न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स को ऐड करता हूं तो मुझे टोटल मिलती है उनकी एज 871। क्या टोटल मिलती है, 871 की न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी प्लस ओल्ड बैड डेब्ट्स अगर आप ऐड करोगे तो आपको टोटल मिल रही है 871। तो जो 3 आइटम आपने एक तरफ लेके आया उसकी टोटल है 871 एंड जो ओल्ड आरडीडी है उसकी टोटल इज 150। तो बस आपको बस इतना ही चेक करना है, इज ओल्ड आरडीडी ग्रेटर or lower than the other 3 items? The answer is old RDD is lower than the other 3 items. तो हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहां पर पोस्टिंग करनी पड़ेगी कि न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का हमें सेकंड इफेक्ट कहां देना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ओल्ड आरडीडी इज ऑन द लोअर साइड। अगर ओल्ड आरडीडी बड़ी होती बाकी के 3 आइटम से तो हम पोस्टिंग करते प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो अब सिंपली हमें क्या पता चला कि न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी प्लस ओल्ड बैड डेब्ट्स इज ऑन द हायर साइड, ओल्ड आरडीडी इज ऑन द लोअर साइड। तो हमें पोस्टिंग करनी है P&L के डेबिट में। तो मैं सिंपल P&L के डेबिट में सबसे पहले लिखूंगा 2 ओल्ड बैड डेब्ट्स ₹200, उसमें मैं न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी ऐड करूंगा एंड इन तीनों की टोटल में लूंगा एज 871।
राइट, एंड इमीडिएटली इसमें से ओल्ड आरडीडी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे लिख रहा हूं माइनस ओल्ड आरडीडी ₹150, तो फाइनल बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी मिला के 721 रुपीज मेरा बाहर आ रहा है। तो मैंने पहले एडजस्टमेंट के हिसाब से बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी सब्ट्रैक्ट किया डेटर्स में से, राइट, एंड अब इन दोनों का सेकंड इफेक्ट देने से पहले मैंने ओल्ड बैड डेब्ट्स ओल्ड आरडीडी कंसीडर की एंड उनको मैंने P&L के डेबिट में पोस्ट किया। तो इसे हम पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, फिर से वही मैंने किया, नथिंग न्यू, राइट। तो यहां पर हमारा एडजस्टमेंट 3 कंप्लीट हुआ। एडजस्टमेंट 4 से पहले हम एडजस्टमेंट 5 सॉल्व करते हैं एंड फिर एडजस्टमेंट 4 पर चलते हैं। तो एडजस्टमेंट 5 में उन्होंने कहा है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सिंपल सी एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करना है। तो स्टार्टिंग विथ प्लांट एंड मशीनरी है मेरे पास 20,000, तो उस 20,000 का 10% इज नथिंग बट 2,000। तो प्लांट एंड मशीनरी में लिख रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन 2,000, तो मैं नेट प्लांट एंड मशीनरी बाहर आया 18,000। सेम वे मेरे पास फर्नीचर है 5,500, उस पर भी मुझे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 5,500 का 10% इज नथिंग बट 550। तो फर्नीचर के नीचे लिख रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन 550, तो मैं नेट फर्नीचर बाहर आ रहा है 4,950। तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट किया, फर्नीचर को डेप्रिसिएट किया। अब इन दोनों डेप्रिसिएशन का मुझे सेकंड इफेक्ट देना है। तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हम हमेशा कहां पर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो सिंपली मैं P&L के डेबिट में लिख रहा हूं टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके प्लांट एंड मशीनरी 2,000, फर्नीचर 550, दोनों मिला के डेप्रिसिएशन की टोटल 2,550। सिंपल। तो मैंने डेप्रिसिएशन उठाया, P&L के डेबिट में पोस्ट कर दिया। तो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 5, इजी सिंपल सी एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट 4 जो पेंडिंग छोड़ा था हमने, क्या कह रहे हैं वो? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो यहां पर फिर से 2 एडजस्टमेंट है। डेटर्स पर आपको 2% से रिजर्व क्रिएट करना है, क्रेडिटर्स पर आपको 3% से रिजर्व क्रिएट करना है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जब आप डेटर्स से पैसा वसूल करोगे तो उन्हें आपको और 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा, एंड जब आप क्रेडिटर्स को पैसा पे करोगे उनसे आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो नथिंग बट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करना है एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आपको क्रेडिटर्स से सब्ट्रैक्ट करना है, एज सिंपल एज दैट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? डेटर्स से रिजर्व फॉर डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो चेक करो हमारे पास डेटर्स है कितने? तो हमारे पास डेटर्स अवेलेबल है 9,419। कितने के डेटर्स अवेलेबल है? 9,419 आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। अब हमारे पास 9,419 के डेटर्स अवेलेबल है। तो इन डेटर्स पर मुझे 2% डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। तो नथिंग बट 9,419 का 2% इज 188.38। कितना आ रहा है? 188.38। नथिंग बट जब हम डेटर्स से पैसा वसूल करेंगे तो मुझे उन्हें और 188 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इस डिस्काउंट को मैं उठा के सिंपली डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो डेटर्स के नीचे मैं लिख रहा हूं माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 188। सो माय डेटर्स टू आउटर कॉलम आ रहा है 9,231। कितना बच रहा है? 9,231 आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ रिजर्व फॉर डिस्काउंट। कि डेटर्स से 188 रुपीज मैंने रिजर्व फॉर डिस्काउंट के लिए काट दिया। 188.38 था तो राउंड फिगर मैंने उसे 188 रुपीज लिखा, राइट। तो ये हुआ डेटर्स का रिजर्व फॉर डिस्काउंट। उसी प्रकार मुझे क्रेडिटर्स पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट चार्ज करना है, बट उसे चार्ज करने से पहले मैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का सेकंड इफेक्ट दूंगा। तो सेकंड इफेक्ट देने के लिए बस इतना ही सोचो कि डेटर्स आपके बढ़े या डिक्रीज हुए। तो आंसर इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट की वजह से आपके डेटर्स रिड्यूस हुए, कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट की वजह से आपका नुकसान होगा, कि डेटर्स से जो पैसे आने थे उनमें से 188 रुपीज और कम हो जाएंगे। तो जो पैसा आना है वो रिड्यूस हुआ, तो आना बाकी रिड्यूस हुआ, या सिंपली डेटर इज माय एसेट, एसेट रिड्यूस हुई, प्रॉपर्टी रिड्यूस हुई, इज माय लॉस। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का सेकंड इफेक्ट में दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं लिख रहा हूं तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 188। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पहले मैंने डेटर्स से सब्ट्रैक्ट किया एंड उसका सेकंड इफेक्ट बीइंग माय लॉस। लॉस हमेशा, खर्चा हमेशा कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो लॉस मैंने P&L के डेबिट में लिखा कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट किया एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख लिया। तो ये मेरा डबल इफेक्ट हुआ फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब उसी प्रकार मुझे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स प्रोवाइड करना है 3%। तो माय क्रेडिटर आर 6,750। तो सिंपल 6,750 का 3% इज नथिंग बट 202.5, नथिंग बट राउंड फिगर हम उसे पकड़ेंगे एज 203, 203 रुपया। तो नथिंग बट क्रेडिटर्स को जब मैं पैसे पे करूंगा तो मैं उनको 203 रुपया कम पे करूंगा, राइट। कि मुझे क्रेडिटर यानी कि कौन? क्रेडिटर यानी कि वो लोग
जिन्हें मुझे पैसे देने हैं। तो देना बाकी इज नथिंग बट माई लायबिलिटी, मुझे पैसे देने बाकी है। तो जब मैं पैसे दूंगा क्रेडिटर्स को, जब मैं पैसे दूंगा तो उनको 203 रुपया कम पे करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिटर्स से 203 रुपीज एज ए डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सिंपल, जो क्रेडिटर्स थे 6750, उस पर 3% 2003, तो 203 रुपए को उठाओ, क्रेडिटर्स से सब्ट्रैक्ट करो एज माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 203, तो माय नेट क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में बच रहे 6547। सो अभी भी मुझे क्रेडिटर्स को 6547 रुपीज पे करना है आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 203। तो ये तो हुआ फर्स्ट इफेक्ट कि मैंने क्रेडिटर्स से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया कि क्रेडिटर्स को पे करते वक्त 3% कम पे करो, सिंपल। अब जब मैं इसका सेकंड इफेक्ट दूंगा तो बस मुझे इतना ही सोचना है कि क्रेडिटर्स को कम पे करना है, मतलब मेरे लिए फायदा है या नुकसान है। तो आंसर इज ये मेरे लिए फायदा है। अब जब मैं किसी को पैसा पे करते वक्त कम पैसा पे करूंगा तो मेरे लिए फायदा बनेगा ना, कि मुझे पहले क्रेडिटर्स को देने थे 6750, उसमें से 203 रुपए नहीं देने हैं, तो मेरा फायदा हुआ 203 रुपए का। तो फायदे को हम कहां पर पोस्ट करते हैं, तो प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करते हैं P&L अकाउंट के क्रेडिट में। तो जो 203 रुपए का मेरा फायदा है, मैं उसको उठा के P&L के क्रेडिट में पोस्ट कर रहा हूं एज बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 203 रुपीज। तो क्रेडिटर्स पर जो डिस्काउंट आपने सब्ट्रैक्ट किया वो आपके लिए गेन है, फायदा है, इसलिए वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट। सिंपल। तो क्रेडिटर्स कम हुआ इज माय गेन, फायदा। सेकंड इफेक्ट आया P&L के क्रेडिट में। तो यहां पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का भी डबल इफेक्ट हुआ। पहले मैंने रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का डबल इफेक्ट दिया, फिर मैंने क्रेडिटर्स का डबल इफेक्ट दिया। सो वी आर डन विद एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड इसी के साथ साथ वी हैव सॉल्व्ड ऑल 1 to 5 एडजस्टमेंट। अब हमें सिंपली करना क्या है, हमें एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करना है, स्टार्टिंग विद ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूं। चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करो, आपका बैलेंस शीट टैली करो और फिर वीडियो को प्ले करके चेक करो कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं। तो मैं अगर ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करता हूं तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है एज 3650, या जो बैलेंसिंग फिगर है 3650, उसे मैं सिंपली कहूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस कर रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड इज हैवी, तो मुझे 3650 का डिफरेंस मिल रहा है जिसे मैं कह रहा हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। उठा के उसे मैं P&L के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3650। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने P&L के क्रेडिट में पोस्ट किया। अब फटाफट मैं P&L अकाउंट को बैलेंस करूंगा। तो P&L अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे दिख रहा है कि P&L का डेबिट साइड हैवी है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड एज 2941। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट छोटा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज माय नेट लॉस। तो मैं इसे सिंपली कह रहा हूं बाय नेट लॉस एंड इमीडिएटली इस नेट लॉस को उठा के मैं क्या करूंगा, कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस नेट लॉस 2941। सो मैं फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल आउटर कॉलम में आ रहा है 45,184। तो नेट लॉस मिला, मैंने उसे कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किया। अब मैं कैपिटल की फाइनल अमाउंट बाहर आ रही है 45,184। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, P&L में ट्रांसफर किया, फिर मैंने P&L अकाउंट क्लोज किया, नेट लॉस मिला, उस नेट लॉस को मैंने कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किया एंड अब फाइनली माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली। तो मैं बैलेंस शीट को टैली करूंगा, दोनों साइड की टोटल हैज टू बी इक्वल। तो अगर आप बैलेंस शीट टैली करोगे तो इट शुड गेट टैली एट 51,731 ऑन बोथ द साइड। सो अगर आपकी बैलेंस शीट 51,731 पे टैली हो रही है तो वेरी गुड, राइट। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हुआ, टैली हुआ। इसे फिर से 1-2 बार और रिवाइज करो। इन नेक्स्ट लेक्चर हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 7। तो उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो, एडजस्टमेंट पढ़ो, टिक मार्क करके रखो। तो ये 2 स्टेप्स, पहली स्टेप फॉर्मेट रेडी करो, दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट पढ़ के टिक मार्क करके रखो। ये दोनों स्टेप्स आपको करके रखनी है। कल आने के बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 7 स्टार्ट टू एंड पूरा सॉल्व करके टैली करेंगे, राइट। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।